पिछली क्लास में हमने इतिहास के बारे में थोड़ी सी बातचीत की थी कि इतिहास क्या है, उसको कैसे हम पास्ट और प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। आधुनिक भारत का इतिहास, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया भी था कि जेम्स मिल ने जो हमारा इतिहास है भारत का, उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि आधुनिक भारत शुरू कब होता है, कैसे हम ये डिसाइड करें कि अभी मध्यकाल खत्म हुआ है या आधुनिक काल शुरू हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होती है कि हम एक्चुअल में किस टाइम फ्रेम से आधुनिक भारत के इतिहास को माने। तो आज के लेक्चर में हम इसको बताते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि जब हम 18वीं सेंचुरी की बात करते हैं, यानी कि 18वीं शताब्दी की, देखिए मुगल पीरियड तक को हम एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के फॉर्म में देखते हैं, लेकिन जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि 18वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ कि भारत का आने वाला पूरा इतिहास ही बदल गया और हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पॉइंट है, और इसके कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हम इन सारी चीजों पर आज चर्चा करेंगे। 18वीं सेंचुरी एक ट्रांजिशनल फेज है। ट्रांजिशनल यानी कि संक्रमण का काल है। इसको हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा टाइम फ्रेम जहां पर एक बहुत सालों से चली आ रही व्यवस्था कोलैप्स कर रही है, समाप्त हो रही है, और दूसरी तरफ एक नई व्यवस्था इमर्ज कर रही है, उसका उत्थान हो रहा है। जब इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं, इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं, तो हम उसको एक ट्रांजिशनल फेज के फॉर्म में देखते हैं। ये ट्रांजिशनल फेज आप एंशिएंट से जब मिडिवल की बात करते हैं, यानी कि प्राचीन काल से जब हम मध्यकाल की तरफ आते हैं, वहां पर भी देखने को मिला, और ऐसा ही हमें परिवर्तन देखने को मिलता है जब हम मध्यकाल से आधुनिक काल की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि जब एक तरफ मुगलों की जो व्यवस्था थी वो कोलैप्स कर रही थी, उसका पतन हो रहा था, तो दूसरी तरफ एक नई व्यवस्था शुरू हो रही थी जिसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल रहा, या उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया। तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो हम उसे कहते हैं ट्रांजिशनल फेज। फिर से रिपीट करती हूँ कि जहां एक व्यवस्था जो बहुत सालों से स्थापित है वो समाप्त की ओर हो, और एक ऐसी व्यवस्था जो उत्थान की ओर हो, यानी कि जिसकी शुरुआत हो रही हो। जब इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं तो हम उसे ट्रांजिशनल फेज के रूप में देखते हैं। तो 18वीं सेंचुरी इस फॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये वो टाइम फ्रेम है, यानी कि 1700 से लेकर 1800 के बीच बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारी ऐसे चेंजेस हुए, बहुत सारी नई चीजों की शुरुआत हुई, बहुत सारी पुरानी चीजें खत्म हो गई, नई व्यवस्थाएं आ गई, पुरानी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई, नए रूलर्स देखने को मिले, बहुत सारी परिवर्तन परिस्थितियां हमें सामाजिक रूप से भी देखने को मिली, आर्थिक रूप से भी देखने को मिली, और राजनीतिक रूप से तो निश्चित रूप से देखने को मिली। तो ये जो टाइम फ्रेम है, इस फ्रेम में जो परिवर्तन हुए, उन्होंने आगे आने वाले समय में भारत में अंग्रेजों की जो नींव है, उनका जो साम्राज्य है, उनका जो प्रशासन है, उसको और मजबूत किया। तो अब हम इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। पहला है द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन। सेकेंड वन इज द इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्यों का उदय। और थर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर। यहाँ पे मैंने ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी यूज ना करते हुए ब्रिटिश पावर बोला है। वो इसलिए बोला है क्योंकि ये जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हम बात करते हैं वो तो 1600 में स्टैब्लिश हो गई, लेकिन ब्रिटिश पावर 1600 में तो स्टैब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पर तो मुगल्स रूल कर रहे थे इंडिया में। ये ब्रिटिश पावर स्टैब्लिश कब हुआ? वो आपका होता है 18वीं सेंचुरी के टाइम फ्रेम में ही होता है, यानी कि
1750 के बाद हम उसको देखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रिटिश पावर वर्ड यूज किया है। तो सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, वो ये कि 18th सेंचुरी की ये 3 बहुत मेजर घटनाएं हैं या इंसिडेंट्स हैं। 3, पहला बता दिया, दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर की। अब क्या इनमें चीजें हुई कि जो मुगल एम्पायर था, यानी कि जो मुगल साम्राज्य था, औरंगजेब के टाइम तक तो हम देखें तो वो एक काफी मजबूत, सशक्त और सेंट्रलाइज्ड था, यानी कि केंद्रीकृत था, यानी कि केंद्र से ही सारी चीजों को कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन औरंगजेब के बाद, यानी कि 1707 ऑनवर्ड्स, जो मुगल पावर थी, जिस तरीके से वो अकबर के टाइम से लेकर और औरंगजेब तक के टाइम फ्रेम में रही, वो धीरे धीरे डिक्लाइन फेज में आने लगी, यानी कि वो पतन की ओर अग्रसर हो गई। तो पतन की अग्रसर होने का मतलब ये है कि उस टाइम फ्रेम में, यानी कि औरंगजेब के बाद ऐसे रूलर्स, ऐसे शासक हमें नहीं मिले जो एक केंद्रीकृत व्यवस्था को चला सकते या उसको आगे बढ़ा सकते। तो जब हमारे पास एक सशक्त रूलर नहीं होगा, शासक नहीं होगा, तो ये स्वाभाविक है कि वो व्यवस्था आगे नहीं बहुत ज्यादा दिन चल पाएगी। इसीलिए औरंगजेब के बाद जो लेटर मुगल्स आए, यानी कि उत्तरकालीन मुगल शासक जो आए, वो बहुत स्टैब्लिश नहीं हो सके। उन्होंने कुछ बहुत उस तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी नीतियों को, अपने प्रशासन को नहीं चला पाए जिस तरीके से अकबर, शाहजहां या औरंगजेब चलाते थे। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है ट्रांजिशनल का, कि द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। और इसमें औरंगजेब की भी बहुत नीतियां थी। जैसे हम देखते हैं कि औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी, उसकी जो नीतियां थी, उसकी जो डेक्कन पॉलिसी थी, यानी कि जो दक्षिण की नीति थी, या उसकी जो धार्मिक नीतियां थी, वो दूसरे शासकों की अपेक्षा ज्यादा ही कट्टर या बहुत रिजिड थी। जो कि जिस तरीके से अकबर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने बहुत सारी चीजों में नई पॉलिसीज या राजपूतों को इंक्लूड किया, उस तरीके से जो औरंगजेब था उसकी नीतियों को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो मुगल एम्पायर के पतन में औरंगजेब की जो नीतियां हैं उनका भी बहुत रोल दिखता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है जब हम फॉल ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ते हैं, तो वो ये है कि लेटर मुगल्स, यानी कि औरंगजेब के बाद से ही जो कोर्ट था, उनका जो दरबार होते थे, उसमें इतने डिस्प्यूट्स, इतने झगड़े या एक विद्रोह की भावना लोगों के बीच में आने लगी, जिससे जो बाद के जो शासक थे वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्थापित करने में सक्सेसफुल नहीं रहे। तो फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 18th सेंचुरी में आता है, और इस पे एक बहुत डिबेट भी है जिसकी चर्चा हम आगे कभी करेंगे। सेकेंड वन इज द इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। देखिए, इसको हम इस पॉइंट से कनेक्ट कैसे करेंगे। कनेक्ट इसको इस तरीके से करना है कि जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन फेज में जाने लगा, तो जब हमारे पास एक कोई केंद्रीकृत शक्ति नहीं है जो हमें कंट्रोल कर सके, तो क्या होगा, जो छोटी छोटी शक्तियां थी, जो छोटे छोटे शासक थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया। इसीलिए टर्म यूज किया है न्यू स्टेट्स, नए राज्य। तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ साथ ही 18th सेंचुरी में नए राज्यों का उदय भी होने लगा। यहाँ पे ये मत समझिएगा कि नए राज्य कहीं अचानक से आ गए, नहीं, वही राज्य थे जो मुगलों के अधीन थे, लेकिन अब उन्होंने उनकी सत्ता को उतना मानने से इनकार कर दिया और अपनी एक अलग व्यवस्थाएं स्थापित करना शुरू कर दी। तो इसलिए जो न्यू स्टेट्स थे, इन न्यू स्टेट्स में हम कुछ के नाम ले सकते हैं, जैसे बंगाल, अवध, मैसूर, राजपूताना, मराठा, सिख, रोहिला, अफगान, जाट, ये कुछ ऐसी हैदराबाद, निजाम, ये कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो 18th सेंचुरी में ही इमर्ज हुई। अब आप इस चीज को, इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि एक तरफ तो जो एक सालों से चली आ रही मुगल सत्ता थी वो लड़खड़ाने लगी, उसका पतन होना शुरू हो गया, और उसी टाइम फ्रेम में नए राज्य भी उदय हो गए। तो आप समझ रहे हैं ना, एक कोलैप्स हो रही है, दूसरी चीजें
इमर्ज हो रही हैं। और इसी में आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को दिखाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें हमें 18वीं सेंचुरी के फ्रेम में ही देखने को मिलती हैं। तो ये जो न्यू स्टेट्स इमर्ज हुई अलग अलग जगहों में, जैसे अवध में जो नवाब थे, या हैदराबाद में जो निजाम थे, या मैसूर में जो हैदर अली थे, या दूसरे मराठे थे महाराष्ट्र में, तो इन लोगों ने अपनी अपनी जगहों पर अपनी सत्ता को स्थापित करना शुरू कर दिया था, और भी ज्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ। कुछ ऐसे थे जो न्यूट्रल फॉर्म में रहे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने टोटली रिवॉल्ट कर दिया मुगल सत्ता के अगेंस्ट, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने उनके अधीन होकर भी काम करना स्वीकार किया। जैसे अगर हम बात करें जो मुगल को बहुत ज्यादा सपोर्ट या उनके अगेंस्ट में रहते थे, जैसे मराठा जाट, अगर हम बात करें जो उनका कुछ सपोर्ट या उनके अधीन रह के काम कर सकते थे, उसमें हम देख सकते हैं अवध और बंगाल, और जो थोड़ा न्यूट्रल फॉर्म में रहे उसमें हम देख सकते हैं मैसूर। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ ऐसे स्टेट, ऐसे राज्यों का उदय हुआ जिन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, और इन्हीं राज्यों का फायदा उठाते हुए, इन्हीं राज्यों की राजनीति का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को भारत में स्थापित किया, जिसको हम पढ़ेंगे 1757 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1757 से हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने अपने जो एक व्यापारिक, जो उनकी कंपनी थी, ट्रेड कंपनी को कैसे उन्होंने पॉलिटिकल कंपनी के फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू किया। तो 2 पॉइंट्स मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थर्ड हम बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर। अब क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हम सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक यूरोपियन कंपनी थी, और उसका भारत में आने का एक ही पर्पस था, व्यापार, यानी कि ट्रेड इंटरेस्ट के बेसिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करके वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर इंग्लैंड जाना चाहती थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल्स के टाइम पीरियड में उनको भारत में व्यापार करने की अनुमति तो मिली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत में ही आपस में एकता नहीं है, आपस में डिस्प्यूट्स हैं इनके बीच में, तो उन्होंने उस चीज का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे अपने व्यापार की जो चीजें थी, व्यापारिक जो गतिविधियां थी, ट्रेड एक्टिविटीज थी, उनको पॉलिटिकल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और 1757 ऑनवर्ड्स, 57 से हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश पावर एस्टैब्लिश होना शुरू हो गई। तो ये आज का जो लेक्चर है बेसिकली 18वीं सेंचुरी पे फोकस है कि कैसे भारत में 18वीं शताब्दी में बहुत सारे परिवर्तन हुए, और उसी के बेसिस पे आगे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को ब्रिटिश पावर के फॉर्म में स्टैब्लिश किया। अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे जो यूरोपियन कंपनीज आई थी इंडिया में, हम उनकी चर्चा करेंगे। फिर वहां से हम देखेंगे कि कैसे वो जो भी यूरोपियंस आए, चाहे वो अंग्रेज आए हों, चाहे वो पोर्टुगीज आए हों, चाहे वो डच आए हों, चाहे वो फ्रांसीसी आए हों, कैसे वो भारत में आए और किस तरीके से उन्होंने अपने जो ट्रेड इंटरेस्ट है या जो उनकी जो पॉलिटिकल जो आपस में एक राइवलरी है या जो शत्रुता है वो कैसे देखने को मिलती है, हम उन सब पे भी चर्चाएं करेंगे। थैंक यू तुम लोग।